बजट के बाद आयोजित हो रहे वेबिनार की श्रृंखला में बुनियादी ढांचा और निवेश के विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट आधारभूत संरचना के विकास को नई गति देने वाला है। पीएम ने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ और कई प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस ने भारत के बजट और राजनीतिज्ञ निर्णयों की बार बार प्रशंसा की है। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रही है। साथ ही कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार आने वाले समय में 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में प्रत्येक हितधारकों के लिए ये नई दायित्व, नई संभावनाओं और साहसपूर्ण निर्णय का समय है। किसी भी देश के विकास में आधारभूत संरचना का महत्व हमेशा सही रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जल शक्ति अभियान कैच द रेन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और देश में जल अभियान को सफल बनाने में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस अभियान का आधार नारी शक्ति है और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना इस कार्यक्रम की सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश में स्वच्छता अभियान तथा स्वच्छ पेयजल जैसी जनमानस से जुड़ी देशव्यापी योजनाओं की सफलता में देश की महिला शक्ति की भूमिका अहम है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में जमकर लताड़ लगाई है। पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार के कश्मीर वाले राग पर भारत ने उसे आईना दिखाया है। भारतीय राजनयिक सीमा पुजानी ने पाक के झूठे दावों की पोल खोलते हुए कहा कि पड़ोसी मुल्क को पहले अपना घर देखना चाहिए और जनता के लिए रोटी का इंतजाम करना चाहिए। सीमा ने कहा कि पड़ोसी मुल्क में कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक आजादी से नहीं रह सकता है, खासकर इन अल्पसंख्यकों में हिंदू समुदाय शामिल है। साथ ही सीमा पुजानी ने जम्मू कश्मीर पर तुर्की के प्रतिनिधि और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC द्वारा की गई टिप्पणियों की भी निंदा की है और कहा कि OIC को पाकिस्तान को समझना चाहिए कि वे भारत से अवैध कब्जे को हटाए और स्पॉन्सर्ड आतंकवाद को बंद करे, जबकि OIC पाकिस्तान को उनके प्लेटफॉर्म को मिसयूज करने दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिर पर होने वाले हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में खालिस्तान समर्थकों ने एक बार फिर तोड़फोड़ की है। मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं। इस घटना के पीछे खालिस्तानी समर्थक बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मंदिर के अध्यक्ष सतिंदर शुक्ला ने बताया कि प्रबंधन समिति ने पुलिस अधिकारियों को घटना की सूचना दे दी है और मामले की जाँच की जा रही है। बता दें कि 2 महीने के अंदर ऑस्ट्रेलिया में किसी मंदिर से जुड़ी यह चौथी घटना है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट ने फिर से 2 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। विशेष सीबीआई कोर्ट M.K. नागपाल की कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ वकील दयन कृष्णन और सिद्धार्थ अग्रवाल कोर्ट में पेश हुए। वहीं सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की फिर से 3 दिन की रिमांड मांगी थी। साथ ही सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं मनीष सिसोदिया की ओर से शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी भी दाखिल की थी। उस जमानत याचिका पर अब कोर्ट 10 मार्च को सुनवाई करेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज पंजाब के रोपड़ में युवा उत्सव भारत @2047 का शुभारंभ किया। उन्होंने युवा उत्सव के डैशबोर्ड की शुरुआत भी की। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले चरण में इस वर्ष 31 मार्च तक देश के 150 जिलों के स्कूल और कॉलेज में युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान पंजाब की धरती से इस कार्यक्रम का शुरू होना गर्व का विषय है। ठाकुर ने युवाओं से देश के विकास, विरासत और मूल्य के संवर्धन में योगदान का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और इसके पास सबसे बड़ी युवा शक्ति है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 5 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की हैं। बता दें कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने नई दिल्ली आए हुए फ्रांस, सिंगापुर, ओमान, स्लोवेनिया और मालदीव के अपने समकक्षों के साथ जयशंकर ने वार्ता की। जयशंकर ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर मुलाकात की जानकारी साझा कर आभार व्यक्त किया है। साथ ही जयशंकर ने बताया कि फ्रांस के विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना के साथ वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर और अधिक निकटता से समन्वय करने पर सहमति बनी। जयशंकर ने ओमान के अपने समकक्ष बद्र अल-बुसैदी से मुलाकात के बाद कहा कि G20 विदेश मंत्रियों और रायसीना डायलॉग 2023 में उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। हमारा द्विपक्षीय सहयोग निरंतर मजबूत हो रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के साथ बातचीत की।
दोनों नेताओं ने सैन्य हार्डवेयर के साझे विकास से संबंधित प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा की। इजराइल के रक्षा मंत्री बनने के बाद योआव और राजनाथ के बीच यह पहली मुलाकात है। वहीं राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि इजराइल के रक्षा मंत्री मेजर जनरल योआव गैलेंट के साथ बातचीत कर प्रसन्नता हुई। साथ ही कहा कि भारत इजराइल के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देता है। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने भारत में विश्व स्तरीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए इजरायली उद्योग के सहयोग के बारे में चर्चा की है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स कई दिनों से भारत के दौरे पर है। बीते शुक्रवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बिल गेट्स ने अब पीएम मोदी के साथ अपनी मीटिंग को लेकर एक लेख लिखा है। बिल गेट्स ने भारत के कोविड-19 प्रबंधन, टीकाकरण अभियान, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसी डिजिटल स्वास्थ्य और शिक्षा पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के सामने इतनी सारी चुनौतियां हैं, भारत जैसी गतिशील और रचनात्मक जगह की यात्रा करना प्रेरणादायक है। GatesNotes.com में लिखे एक लेख में बिल गेट्स ने कहा कि मेरी यात्रा का एक आकर्षण शुक्रवार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक थी। वह अपने समय के प्रति उदार थे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने आप नेता आतिशी सिंह द्वारा राजनीतिक एजेंडे के तहत बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई है। NCPCR ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर आतिशी के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बताया कि उन्होंने एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें यह सूचित किया गया है कि आतिशी सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीरें अपलोड की है, जिसमें नाबालिग बच्चे स्कूलों में मनीष सिसोदिया के पोस्टर पकड़े नजर आ रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई द्वारा चल रही जांच से ध्यान भटकाने के लिए आतिशी सिंह ने इसके जरिए अपने व्यक्तिगत एजेंडे को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली पर प्रदेशवासियों को बसों का उपहार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में 76 नई राजधानी एक्सप्रेस बसों व 39 साधारण सेवा की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के 50 वर्ष पूरे होने पर विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने परिवहन निगम के कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज कुंभ और कोरोना के दौरान परिवहन निगम की भूमिका सराहनीय रही। इसके लिए परिवहन निगम के बेड़े में राज्य सरकार ने 5000 नई बसें उपलब्ध कराई थी, जिन्होंने परिवहन निगम में अच्छी भूमिका का निर्वहन किया। श्रीनगर में पुंछ के कुख्यात ड्रग पेडलर रफी धाना उर्फ रफी लाला के घर से भारी मात्रा में हेरोइन और कैश बरामद किया गया है। कुख्यात ड्रग तस्कर रफी धाना को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। वह पुंछ में नियंत्रण रेखा के करीब रहता है। शुक्रवार को कुछ इनपुट्स पर पुंछ पुलिस की टीम, एनसीए और सीआरपीएफ के घटक ने रफी के घर की आज तलाशी ली। तलाशी के दौरान 7 किलो हेरोइन, करीब 2,30,93,000 रुपए, 15,000 रुपए के अमेरिकी डॉलर और एक पिस्टल के साथ एक मैगजीन, 10 राउंड के साथ 7 राउंड SLR बरामद किया गया। बरामद हेरोइन की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कृषि क्षेत्र के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने इफ्को नैनो लिक्विड DAP को मान्यता दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि उर्वरक में आत्मनिर्भरता की तरफ एक और बड़ी उपलब्धि। भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो DAP को भी मंजूरी दे दी है। मनसुख मंडाविया ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन आत्मनिर्भर भारत के तहत यह सफलता किसानों को अत्यधिक लाभ देने वाली है। अब जल्द ही किसानों को उपलब्ध हो सकेगा। बता दें कि नैनो DAP एक फॉस्फेटिक रासायनिक खाद है जो फसलों में पोषण और इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को पूरा करता है।